हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेने वाले हैं क्विक रिवीजन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। आज मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कराई थी। टोटल 36 टर्म्स थी। आज हम उसी के क्विक रिवीजन लेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत काम किया है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में भी एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो आप 10 to 20 मिनट्स की इस वीडियो को देख के सारी टर्म्स रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा एंटरप्रेन्योर है एक्स, जिसने एक एंटरप्राइज सेटअप करी है। जिसने एंटरप्राइज सेटअप करी है वो हमारा क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और उसने क्या सेटअप करी? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? वो प्लेस जहाँ पर वो अपनी किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर वर्क करेगा। उसने 1 लाख रुपए लगाया है, जिसे हम कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी या कैपिटल। इन लायबिलिटी का मतलब वो पैसा होता है जो हमें पे ऑफ करना होता है सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। और ये है हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो एंटरप्रेन्योर या कंपनी का कोई पर्सन लगाता है, तो ये पे ऑफ करने वाली नहीं होती। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सेकंड है, उसने 2 लाख रुपए बैंक से लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी आके 2 तरह की होती है, नॉन करंट और करंट। जो लॉन्ग टर्म में पे ऑफ होती है वो होती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, और जो शॉर्ट टर्म में, जैसे क्रेडिटर है 50, वो शॉर्ट टर्म में पे ऑफ हो जाएंगे तो वो है हमारी करंट लायबिलिटी। इसके बाद आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जो एंटरप्राइज है उसके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो जगह होती है जहाँ पर हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं। जो हमारा एंटरप्राइज है और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो उसे चला रहा है, अगर वो उसमें से कोई पैसा निकालता है तो वो हम कहलाती है हमारी ड्राइंग। जो एंटरप्रेन्योर हम बिजनेस में से पैसा निकालेगा वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। उसके बाद आती है जो एंटरप्राइजेज हैं उसके अंदर कुछ स्टॉक है। स्टॉक कैसे है? जैसे वो स्टॉक क्या कहलाएगा? हमारी करंट एसेट। करंट एसेट वो फिजिकल आइटम होती है जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देती है। तो करंट एसेट क्या हो गई? वो एसेट जिसे हमें शॉर्ट टर्म में मनी में कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? स्टॉक। जैसे कि जो हम पेंसिल बना रहे हैं मान लीजिए एंटरप्राइज में, तो पेंसिल का स्टॉक क्या है? हमारी करंट एसेट। सेकेंड है फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट इसलिए क्योंकि हमने इसे बिजनेस में मनी पर्पस के लिए नहीं, मनी जनरेशन के पर्पस के लिए, मतलब हमने इसको बेचने के पर्पस से नहीं, इनकम जनरेट करने के पर्पस से खरीदा है। और ये जो है नॉन करंट की टेंजेबल एसेट है। टेंजेबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक नॉन करंट एसेट होती है जिसको आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ऐसी एसेट्स क्या कहलाती है? हमारी नॉन टेंजेबल या इनटेंजेबल एसेट्स। उसके बाद बात आती है जो हमारी एसेट के अंदर से सबसे पहले पड़ता है स्टॉक। अभी स्टॉक के क्या क्या काइंड्स होते हैं? जो स्टॉक होते हैं वो 3 काइंड्स का होता है। एक होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री स्टॉक वो होता है जो लास्ट में बचता है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। चलिए पहले हम आपको बताते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, जो साल के एंड में है वो क्लोजिंग। तो इन्वेंट्री क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल वो स्टॉक जो हमारे पास रॉ मटेरियल के फॉर्म में पड़ा है। रॉ मटेरियल में मतलब कैसे कि मान लीजिए पेंसिल है तो उसकी ग्रेफाइट की लेड्स हमारे पास पड़ी हैं, वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक इन रॉ मटेरियल। और तीसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? जो काम चीज़ बनने के प्रोसीजर में है। मान लीजिए हमारा बिजनेस जो है वो पेंसिल का है, तो पेंसिल बनने के प्रोसीजर में जो स्टॉक होगा वो कहलाएगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद बात आती है सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स की। तो अगर हम जब अपने गुड्स को या सर्विसेज को देते हैं या फिर एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो उससे हमें रिसिप्ट्स मिलती हैं। रिसिप्ट्स मतलब वो पैसा जो हमने कमाया है या तो गुड्स या सर्विसेज देकर या अपनी एसेट को बेचकर। अगर गुड्स एंड सर्विसेज देकर कमाया तो वो हमारा रेवेन्यू शिफ्ट होगा, क्योंकि वो हमारे रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न हुआ है। जबकि अगर मैंने एसेट जो कि हमारी एक्टिविटी नहीं है उससे कमाया तो वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगी। अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही हूँ तो उससे बनने में खर्चा भी हुआ होगा, तो हमारे एक्सपेंडिचर भी 2 तरह के होते हैं। अगर रेगुलर बेसिस का एक्सपेंडिचर है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, सैलरी, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे रेवेन्यू नेचर के। जबकि कैपिटल नेचर का है, जैसे कि मैंने मशीन खरीदी या फर्नीचर खरीदा, तो
वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। उसके बाद बात आती है इनकम की। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर से ऊपर कितना हमने रिवेन्यू अर्न किया है, रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखा है। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे। खर्चे हमेशा दो तरह के होते हैं, या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक तो हमने पूरा पे कर दिया है, एक होता है हमने पहले से ज़्यादा पे कर दिया। मतलब कि मैं 50,000 का ग्रेफाइट का स्टॉक मंगवाया और मैंने 20,000 रुपये ज़्यादा दे दिए नेक्स्ट मंथ के लिए, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड। मैंने एक्सपेंस जो है वो पहले से ही पे कर दिया। और आउटस्टैंडिंग का मतलब कि बिल मेरा 50,000 का आया था, पर मैंने फिर 30,000 ही किया, तो जो बचा हुआ 20,000 क्या हुआ? वो हमारा आउटस्टैंडिंग बिल हुआ। उसके बाद बात आती है रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब है कि वो पैसा जो हमने अर्न किया है गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए उन्हें बेचकर या सर्विसेज देकर। उसके बाद आता है पॉइंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि हमें जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर जो रेवेन्यू है उससे कितना एक्स्ट्रा अर्निंग हुई, कितना हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आगे दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि रेवेन्यू में से हमने डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर दी, जबकि नेट प्रॉफिट का मतलब है कि रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, वेदर कि वो डायरेक्ट हैं वेदर वो इनडायरेक्ट हैं। तो ये होते हैं दो तरह के प्रॉफिट निकालने के फॉर्मूलाज। उसके बाद आती है बात गेन की। प्रॉफिट और गेन सब समझते हैं एक ही वर्ड है, बट इन दोनों के बहुत डिफरेंट मीन होते हैं। गेन का मतलब होता है कि हमने कोई अपनी एसेट बेची जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, पर उसे बेचने में हमें प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लीजिए मेरी कोई एसेट थी, उसकी रिलाइजेबल वैल्यू आज के टाइम पे 5,000 की थी, पर वो 7,000 की बिक गई, तो वो जो 2,000 है वो मेरा गेन होगा, कि गेन ऑन मशीनरी, कि मुझे मशीनरी बेचने से गेन हुआ। उसके बाद बात आती है लॉस की। लॉस क्या होता है? लॉस कुछ नहीं होता, बस हमारा नेगेटिव प्रॉफिट होता है। लॉस इज़ नथिंग बट अ नेगेटिव प्रॉफिट, कि हमारा लॉस कुछ भी नहीं है, जो हमारा प्रॉफिट है वो नेगेटिव टर्म्स में आया है। उसके बाद बात आती है परचेज़ की। परचेज़ का क्या मतलब है? परचेज़ का मतलब है कि जो चीज़ हम बाहर से खरीद रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? परचेज़। अगर हम परचेज़ वापस करते हैं कि मान लीजिए जो हमने ऑर्डर किया वो इनएप्रोप्रिएट है या उसमें इसकी क्वालिटी हल्की सी स्लाइटली लो है, तो हमने वापस कर दिया, तो इसे क्या बोलते हैं? परचेज़ रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब रिटर्न बाहर की साइड हो ना, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद बात आती है सेल की। सेल मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर मार्केट में बेचा और मान लीजिए किसी कारण वो वापस आई, तो वो क्या कहलाती है? हमारी सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि रिटर्न अंदर हुआ तो इसलिए रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट टर्म रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है वो सारी इनकम जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आ रही है बिजनेस में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट होने वाला रिवेन्यू किसमें आता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसके बाद अगली टर्म्स है हमारी गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? फिजिकल आइटम होती हैं जिन्हें हम मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं वो होते हैं कि हमने जो ट्रेड करी उससे हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ, बट समटाइम जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें पैसे रिसीव नहीं होते, हमें वो लोग कहते हैं कि भाई हम 2 महीने बाद पे कर देंगे, तो हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम 2 महीने बाद पे करेंगे, बट आप मुझे 2 महीने का बिल लिख कर दे दो, तो वो किस में आते हैं? हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट में। जो हमारे बैड डेटर्स होते हैं, कभी कभी वो लोग जो होते हैं वो पैसे नहीं देते या भाग जाते हैं, या किसी भी तरह से उनसे पैसे लेना इम्पॉसिबल हो जाता है, इरिकवरेबल हो जाते हैं पैसे, तो वहाँ वो कहलाते हैं हमारे बैड डेट्स। क्या कहलाते हैं? हमारे बैड डेट्स। उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल। अब लोग अगर हमसे सामान खरीदते हैं तो हम भी तो किससे खरीदते होंगे, तो वो कहलाते हैं हमारे ट्रेड पेएबल। और अगर हम उधार लें तो वो हम क्या बन जाएंगे? किसी के क्रेडिटर। उसके लिए तो हम डेटर हैं, बट हम क्या बन गए? क्रेडिटर्स बन गए। और अगर हम बिल लिखवा लेते हैं तो हम क्या, हमारे पास क्या हो गया? बिल पेएबल। उसके बाद बात आती है कॉस्ट की। कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एंटरप्राइज प्रोड्यूस कर रही है उसे बनाने पर आता है। उसके बाद आता है वाउचर। वाउचर एक एविडेंस होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। वाउचर क्या होता है?
बिजनेस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। उसके बाद बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है? वो अमाउंट जो हम छूट दे देते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट जो सबको दिया जाएगा, वेदर आप कैश पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पर कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो उन्हें दिया जाता है जो इमीडिएट कैश पे करते हैं। डिस्काउंट के अलावा समटाइम्स जो है लोगों को रिबेट दी जाती है। रिबेट भी एक तरह से यही होता है कि हाँ हमने रिडक्शन कर दी अमाउंट में, बट ये अलग होता है डिस्काउंट से। एज ये हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बिक जाए। मान लीजिए हमारी जो गुड्स हैं उसकी क्वालिटी स्लाइटली लो है, तो हम उसको बेचने के बाद रिबेट दे देते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी बिक जाए, वो वापस ना आए। उसके बाद बात होती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल पोजीशन की, जिसके अंदर हम एसेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व और जितने भी अकाउंट्स हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में खुलते हैं उनके बैलेंसेस को नोट करते हैं। उसके बाद आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर हम एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मैंने एक एसेट खरीदी 10,000 रुपये की, तो बुक और मैंने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो वो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी हमारे एसेट की? 10,000 रुपये। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जिस पर जो कि चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कोई एसेट है, उसकी जो रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू में टाइम और यूसेज के हिसाब से उसका डिडक्शन क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसके बाद आती है एंटिटीज। एंटिटी का मतलब क्या है कि एंटिटी का मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एंटिटी, जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को करते हैं। कि जैसे रिलायंस एक एंटिटी है कि वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन चला रही है, बिजनेस की एंटिटी है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। और सेकंड टर्म है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि वो प्राइस जिस पर गुड्स जो हैं बेची जा रही हैं। और लास्ट है हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि जब कोई पर्सन हमारा लोन देने में या हमारे डेप्ट को पे करने की पोजीशन में नहीं रहता, तो वो क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। अगर कोई पे कर लेता है तो वो सॉल्वेंट, और अगर वो नहीं पे कर पाता तो वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो ये थी हमारी वही 36 टर्म्स जो हमने पिछले 3 पार्ट्स में कवर करी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।